अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2024-25 वफाकी गवर्नमेंट ने पेश किया, सूबों ने भी पेश कर दिया, लेकिन हमारा मरकज़ी मौजू वफाकी बजट के ऊपर है क्योंकि शहर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाबस्ता है और टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी कुछ नए टैक्सेस का इम्पोज जो है वो किया गया है। जबकि जो टैक्स ज़ाहिर किया गया है, जो टैक्स अनाउंस किया गया उसके अंदर बज़ाहिर ऐसे लगा कि ऐलानात ही ऐलानात हैं। ये भी एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दे दिया, एसएमई को दे दिया, इतना बढ़ा दिया, सेल टैक्स रिफ़ंड जारी कर दिए जाएंगे, डीएलटीएल के रिफ़ंड जारी कर दिए जाएंगे, अभी दिए नहीं। इसके ऊपर अभी बात होना बहुत बाकी है। सैयद ज़िया अलमदार से आगाज़ कर लेते हैं जो कि मारूफ एक्सपोर्टर हैं और साबिक चेयरमैन PHMA भी हैं, साबिक सदर फैसला पैमाने सनअत तिजारत भी हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप PHMA से भी मुंसलिक हैं, फैसलाबाद चैम्बर से भी, आप फेडमिक में भी रहे हैं, आप फेस्को में भी रहे हैं, तो इसलिए सारे इदारों में आप चक्कर लगाते रहे हैं। आपको सब चीज़ों का मैं आगाज़ आपसे कर लूँ, कैसा है 2024-25 का बजट? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मसला ये है कि जी ये बजट जो है ये सेम बजट है जो पिछले साल था। ठीक है, पिछले साल अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा जितना टोटल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो सिर्फ हमने इंटरेस्ट रेट दे दिया था। सेम पोजीशन इस साल है। हमने जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा किया है कि 9-9.25 अरब हमने इकट्ठा किया है और हमने इस साल 9,775 बिलियन जो है वो हमने इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये फिगर है वो सारी रेवेन्यू इकट्ठा करके सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो सेकंड खर्चा है वो हमारा डिफेंस है। ये किसी भी मुल्क का बड़ा ज़रूरी आइटम है। अगर डिफेंस और इंटरेस्ट दो चीज़ें इकट्ठी कर दें तो इन्होंने जो टारगेट अपना बनाया है कि हमने इस साल इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो ये दो चीज़ें पूरी होती हैं, तो सरप्लस हो जाता है। उसके बाद मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने 1674 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट लेने का फंड है। यार वो कहाँ से आएगा? ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि 18,877 बिलियन रुपीज़ इन्होंने खर्च करने हैं। 9,000 इन्होंने इकट्ठे किए थे पिछली बार। 9,700 अरब का जो बजट है वो खसारे का बजट है। और ये जो इन्होंने कहा है कि जी हम इसको 11-11,500 बिलियन पे ले जाएंगे, वो एक प्रोजेक्शन है। रेवेन्यू बढ़ता है अगर आपकी इकानमी में ग्रोथ आए। हम इनको समझा चुके हैं कि खुदा के बंदो, ये इकानमी को ग्रोथ से जो है रेवेन्यू इकट्ठा होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग अब जॉब्स पे जो लोग हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो इन्होंने उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया है। अच्छा, एक्सपोर्टर जो था उसका 1% जो है ऑफ सेल, उसको बचे उसको ना बचे, उसने 1% देना है। वो एक होता था कि हमें कम से कम FBR से एक वो था कि हमने 1% जमा करा दिया तो हमारी तवज्जो जो है बाकी कामों की तरफ होती थी। उसको भी इन्होंने ओपन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उससे होगा ये कि FBR जो है उसके लिए कुछ और शिकार जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये वाहिद अदारा जो कि एक्सपोर्टर थे वो मुल्क के डिफेंस के लिए काम कर रहे थे, मुल्क की इकॉनमी के लिए काम कर रहे थे। टोटल जो रेवेन्यू था, हम पहले $31 बिलियन पे गए, लेकिन दोबारा फिर 27-28 बिलियन पे वापस आ गए। बजाय इसके कि इसका टारगेट हम 40 बिलियन करते, इसको बढ़ाते, इनको फैसिलिटेट करते। मुझे तो सच्ची बात है, फिर 1,000 बिलियन हमने पेंशन भी देनी है, फिर 1,100 बिलियन हमने मुल्क चलाने के लिए। ये सारे का सारा जो है ये बाहर से हम लोन लेंगे, कर्ज़ों को जो हमने करना है उसके लिए भी लोन लेंगे। तो अल्टीमेटली जिनके लिए हम लोन लेंगे, ये मुल्क को, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये मुल्क को ही आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये मुझे ऐसे लगता है एयरपोर्ट भी आउटसोर्स हो रहे हैं, हमारे हर चीज़ को आउटसोर्स करके। तो ये जो हमारे ऊपर फ़ौरन एक हुकूमत बैठाई गई है उसका असल मकसद यही है कि इस मुल्क को आउटसोर्स कर दिया जाए। इनके तो ऑलरेडी जितने भी इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं या जिनके पास पावर है या जो ये बजट बना रहे हैं, उनके इस मुल्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदरवाइज़ 9,000 अरब इकट्ठा करने वाला मुल्क
18,000 अरब का बजट नहीं बना सकता। ये अगर आप एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन या छोटा से छोटा सैलरी वाला, उससे भी आप पूछ लें कि आपकी 9,000 पिछले साल सैलरी थी, इस साल 11,000 आप कह रहे हैं हो जाएगी, तो आप 18,777 जो है वो कहाँ से पूरे करेंगे? तो वो भी इस तरह का अनअंडरस्टैंडेबल आउटसोर्स बजट नहीं बना सकता। तो फिर सर जी इसका मतलब है कि हमें महीने 2 महीने बाद या समाही बाद कोई मिनी बजट नज़र आ जाएगा फिर, क्योंकि 15 दिन बाद तो एक बजट मिनी आता ही है। लेकिन बज़ाहिर जैसे आपने बताया कि इकट्ठा हुआ है 9,200 कुछ अरब, 18,000 अरब हमने रखे हैं अपने टारगेट्स और 12,500 अरब हमने अगले साल इकट्ठे करने हैं। तो इसका मतलब फिर दोबारा कर्जे लिए जाएंगे और चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, फिर यही हल रह गया? सर ये 8,000 अरब, ये जो $8 बिलियन है, ये इन्होंने जो 3 साल में लेना है वो यही 8,000 अरब है। हम अगली बार इस साल हमने जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो 2 हेड में जा रहा है। एक है हमारा इंटरेस्ट और एक है हमारा डिफेंस। मुझे ख़तरा ये है कि अगले साल हमें कहीं डिफेंस के लिए भी बाहर से पैसे ना लेने पड़े। यही वो चीज़ है जिससे हमें डर लगता है। हम कहते हैं कि हम कम से कम अपना मुल्क जो है उसका डिफेंस और उसकी इकॉनमी वो तो हम खुद चलाएं। हम हर चीज़ जो है वो बाहर से बैक करने पे तुले हुए हैं। खुदा के लिए इतने आप करोड़ों रुपए दे के इस तरह के फॉरेनर वो आप बाहर से बैक करते हैं फिनांस मिनिस्टर, खुदा के लिए किसी मुंशी को बैठा लें, उसको बता दें कि 1100 अरब रुपया हमारी इनकम है, हम 1800 करेंगे, वो कभी आपको ये काम नहीं करेगा। वो कभी आपको 1600 अरब डेवलपमेंट के लिए नहीं देगा, वो कभी आपकी पेंशनों में इस तरह नहीं करेगा, वो कभी किसी और चीज़ को नहीं बढ़ने देगा। वो कहेगा मियाँ साहब ए 1200 रुपया ये भुखे रहो, ये फैक्ट्री चलती है चलाओ, नहीं चलती ना चलाओ, लेकिन इस तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अब इसमें आप देखें 1100 अरब रुपया जो है वो सिर्फ मुल्क चलाने का खर्चा है। वो भाई मुल्क आप क्या चला रहे हैं? ऐसे मुल्क चलता है? तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है वो बिल्कुल कोई बड़ा आप समझ लें गोरख धंधा है। हम 908 बिलियन डॉलर IMF और इस तरह के जो डिफरेंट और भी होंगे, कल को हमारे ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी होगा, चाइनीज़ भी होगा, हमने ये 900 समथिंग बिलियन रुपीज़ जो कि तकरीबन $3 बिलियन बनता है, 3-3.5 बिलियन डॉलर इस साल फिर हम लोगों से लोन लेके अपनी याशियाँ पूरी करेंगे, नई गाड़ियाँ लेंगे, वहाँ मकरूज़ होगा। अगली बार पता चलेगा कि जितना हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो हमने सिर्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। सर जी मुक्सन अब आवाम का सवाल आखिरी ये होगा, क्या हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है कि हम अपने अखराजात को कम करके अपनी आमदन बढ़ा सकें? गुंजाइश मौजूद है? सर देखिए, मैं जहाँ तक देखना अवाम बेचारी क्या करे, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदे की 1 लाख रुपया सैलरी है, ठीक है, वो पहले उसमें से 15% तो इनकम टैक्स कटाएगा, फिर 18% सेल टैक्स कटाएगा। इनकम टैक्स उसको 85,000 मिला, फिर 85,000 का फिर उसने 18% हर परचेज पे देना है। तो आप 18 और ये 15 दोनों निकाल लें तो मुझे आप बता दें कि 70% उसके पास इनकम, 100 में से 70 रुपये उसको बचने हैं। वो 70 रुपये में महंगी बिजली, महंगी गैस, स्कूलों की आप फीसें देख लें, ट्यूशन वाला जो है वो एक सब्जेक्ट का 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहा है क्योंकि उसका सोर्स ही नहीं है। इस वक्त इस साल इस बजट में बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया कि हमारी जो है बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िम्मेदार ने बहुत काम किया, बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, हम उस पर बड़े खुश हैं। लेकिन आप उस फसल का उसको पैसा कितना गया है वो अगर कैलकुलेट कर लें तो वो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया। अगर पिछली बार हमारी फसल 6% बढ़ी है, ठीक है, और जो हमारी फसल की कीमत है वो 40% कम हुई है,
तो अल्टीमेटली उसमें भी 20-25% ज़िम्मेदार को भी मार दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जब आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो हम तो खैर किसी मीटिंग में नहीं गए, लेकिन डॉक्टर खुर्रम साहब ने जिस तरह बताया कि हर मकतब फ़िक्र को बुरी तरह इग्नोर किया गया है, और जो इग्नोर्ड बजट होते हैं उनका यही रिज़ल्ट होता है और यही अंजाम होता है। बहुत शुक्रिया सर, ज़िया आलम साहब से मौजूद है। बहुत ही तफसीली के साथ उन्होंने बताया कि ये एक सिर्फ अदाद व शुमार का घुरक धंधा है जो आवाम को समझ नहीं आएगा, लेकिन आवाम को सहना पड़ेगा टैक्सों की शक्ल में, क्योंकि 9,700 अरब के करीब जो वाजिबुल अदा कर्ज़े हैं, सूद है, वो देना है, जबकि हमारे जो अखराजात हैं, हमने जो आमदन कमाई है वो 9,200 अरब के करीब है। तो अगले साल हमने जो टैक्स इकट्ठे करने हैं वो 12,000 अरब से ज़ायद 12,500 अरब के हैं, और फिर अगले साल के अखराजात जो हैं वो 18,500 अरब रख लिए गए हैं। तो हम खुद अंदाज़ा करें कि 8,500 अरब का जो खसारा है उसे पहले ही जाहिर कर दिया गया, जैसे पूरा कहाँ से करना है, फिर कर्जे लिए जाएंगे, बहुत जवाब पे आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंचे हैं। हमारे साथ साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, जबकि साबिक सेंट्रल चेयरमैन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इंजीनियर बिलाल जमील से आगाज़ कर लेता हूँ। बिलाल भाई, कैसे देखते हैं, बजट पेश हो गया 2024-25 का, खदोखाल सामने आ चुका है, 1850 अरब का जो अखराजात रखे, मतलब यानी कि इस्तेमाल होने के लिए अखराजात हैं, 1250 अरब टैक्सेस की मद के अंदर इकट्ठा करना है, जबकि कम व बेश 9700 अरब जो है वो सूद की मद में देना है, जबकि इस वक्त तक आमदन 9200 अरब के करीब है। कैसे देखते हैं, कितना फ़ाइन है, कितना रिफ़ाइन होने की ज़रूरत थी, और मिनी बजट्स का खौफ भी कहीं लटक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने आज फिर जो मौका दिया। देखें जी, ओवरऑल बजट में कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव भी हैं, और लेकिन ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपने अपनी जो है ना देखनी होती है कि आपकी इनकम जो है वो आपने एक शो कर दी कि हमारी एक्सपेक्टेड जो है रेवेन्यू जनरेशन इतनी होगी और कलेक्शन हम ये टारगेट रख लें। लेकिन सवाल ये कि आप वो कैसे उसको अचीव करेंगे। आपकी ओवरऑल इकॉनमी की जो सूरत हाल है एक्सपोर्टर्स की और ख़ास तौर पे एसएमई की, वो बड़ी बुरी तरह डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो अगर आपने सबसे पहले तो डिक्लाइन को रोकना है ना, उसके बाद ही ग्रोथ शुरू होगी। तो अभी तक इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जिससे आपको ये लगे कि आप इकॉनमी को बूस्टअप देने चाह रहे हैं। यानी कि इस बजट से अपेरेंटली ये लग रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और ऑलरेडी आपके मुल्क में जो है 37,000 सैलरी बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन सवाल ये कि जिसने देनी है उसका काम चलेगा तो उसको ना तो बिजली में कुशन मिला है, ना गैस में कुशन मिला है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा जो आपका मुल्क में इस वक्त मसला है, जो बुनियाद बन रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो है आपका पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के लिए इन लोगों ने कोई इसमें इंसेंटिव नहीं रखा। पहले 9 सेंट की हमें जो है एक आवाज़ आ रही थी, फिर 11 सेंट की, लेकिन उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और गैस की जो है टैरिफ, जब तक आप उसको रैशनलाइज नहीं करते रीजनली, आप कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं सकते। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि बजट में ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। मसलन जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी 10 से 20% जो है गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर सकती है। जबकि हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी इतनी बड़ी है और इतनी जो है वो जो जिससे कहना चाहिए कि इनफेक्टिव है कि ये 40 to 50% तक भी कॉस्ट रिडक्शन इसमें हो सकती है। लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब गवर्नमेंट इसको टारगेटेड करे। देखें, आपकी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे और वहाँ पे बड़ी हैवी सैलरीज पे लोग मौजूद हैं। आप उनको मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करें, आप अपनी डाउन साइजिंग करें, ठीक है, और उसको जो लोग कॉम्पिटिटिव लोग हैं उनको आप बेशक डबल सैलरी पे रख लें, लेकिन आप खाम खा का खरारा तो ना डालें। आप इतनी ज़्यादा जो है आपने गवर्नमेंट मशीनरी रखी हुई है। पहले जो है एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास पोटोहार होती थी, अब आपने उनको डाले दे दिए हैं, वीगो डाले, साथ उनको जो है एक फॉर्च्यूनर्स हैं जी। अब आप ये बताएं कि आप आवाम से तवक्को कर रहे हैं कि आप पेट पे पत्थर बांध लें, जबकि आप अपनी अयाशियाँ अल्लाह तल्ले कम करने पे किसी तौर पे तैयार नहीं हो रहे। सबसे पहले हुकूमत को खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी
स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि देखें जी हम भी जो है इस तकलीफ दह सूरत हाल में कौम के साथ खड़े यानी कि हैं। आप कह रहे हैं कुछ फैसले लिए जाएं कि इधर से Exactly. अखराजात कम किए नहीं जाएंगे, किए गए जाने का ऐलान किया गया Exactly. और डीएलटीएल और सेल टैक्स देने का ऐलान कर दिया गया। जी ऐसा हो बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है हमें ये डर है कि ये भी हिट होगी। उसकी वजह यह है कि आपका कोई आपने हमारे साथ जो है सिवाय प्रॉमिस के कुछ भी नहीं किया है। ज़ुबानी जमा खर्ची है कि जी हम आपको स्पीडी रिफंड देंगे सेल टैक्स के और ये वो। अभी तक तो हमने पिछले 2-3 साल से देखा। आप ये देखें एक और चीज़, आप ओवरव्यू अगर आप देखें ना कि 47 के बाद सबसे बड़ी माइग्रेशन पाकिस्तान से पिछले 3 सालों में हुई बिल्कुल है। सही, अब जो लोग रह गए हैं आप क्या चाह रहे हैं वो भी चले जाएं? बिल्कुल सही। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंजीनियर बिलाल जमीर साहब मौजूद है, बहुत तफसील से चीज़ें को खतो खाल के ऊपर बात करे थे। हमारे साथ आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सेंटर चेयरमैन। आरिफ साहब, बिलाल साहब वाली बात को थोड़ा सा लिंक करूँगा। बिलाशुबा अगर फंडिंग रखी जाती कि इतनी एलोकेशन डीएलटीएल के लिए है और इतनी सेल टैक्स रिफंड्स के लिए है, तो फिर मालूम होता है कि कहीं सीरियसनेस है। ऐलान हुआ है, सामने कुछ नहीं है। बिलाशुबा ऐसे लगा कि पिछला बजट उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। सैलरी बेस्ड लोग जो हैं, लो सैलरी वाले, उनके ऊपर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। लेकिन टैक्सों की भरमार बहुत सारे सेक्टर्स में इतनी आई है जिसका अल्टीमेटली जो नुकसान है, अब जैसे पॉइंट ऑफ सेल स्टोर्स के ऊपर बढ़ेगा, उसका वजन तो सारा अवाम पे ही आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनरली ये जो बजट है ये अच्छा बजट है, लेकिन इसको और अच्छा किया जा सकता था अगर इसमें नुमाइंदा लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता। इससे पहले ये एक रहा है ये प्रेसिडेंट के मुख्तलिफ जब बजट्स आते थे तो जो रेलेवेंट एसोसिएशंस और ट्रेड एसोसिएशंस और चैम्बर्स थे उनके फोरम से आरा ली जाती थी। इस दफ़ा कोई इसकी कोई बहुत मोटिवेशन नहीं हुई, कोई इक्का दुक्का चीज़ें सामने आई हैं, तो इसको और अच्छा किया जा सकता था। और सेकेंडली ये है कि बजट जो होता है वो नॉट ओनली दादोशुमार नहीं होता है बल्कि पॉलिसी मेकिंग भी होता है। जिस तरह गवर्नमेंट ने इस बजट में आईटी सेक्टर को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उनको बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें की हैं। मैं समझता हूं कि ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी में जिस तरह 20% अबाउट इंडस्ट्री का रोल है और जो नॉन एग्रीकल्चर बहुत सारी हमारी लेबर इंडस्ट्री में खप रही है और हम उनको रोज़गार दे रहे हैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसको अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा कैटर करती और देखती कि किस तरह इंडस्ट्री को बूस्ट करना है और किस तरह उनके लिए हमने फिजिकल स्पेस रखनी है, कुछ उनकी मशीनरी की परचेज़ के लिए, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, पुरानी इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, तो इस बजट को और बेहतर किया जा सकता था। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि इसमें इंडस्ट्री के हवाले से कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली ये क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी हिट हो रही हैं, उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र हो चुका है। उनमें हाई एनर्जी कॉस्ट है, उनमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसमें आपका हाई मार्कअप है, सब कुछ है। इसमें जो है इसकी एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए बिल्कुल बजट में कोई फिजिकल स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 70 रुपये यूनिट दे रहे हैं तो ये 70 ही देते रहेंगे फिर। तो अगर यही रहेगा तो ये जो थोड़ी सी इंडस्ट्री चल रही है, अंडर कैपेसिटी चल रही है, वो भी बंद हो जाएगी। तो ये भी एक क्लियर होना चाहिए। फिर DLTL के हवाले से एक दरीना मुतालबा था कि 3-4 साल बरसों से फंसे हुए DLTL के रिफंड्स हैं और मुख्तलिफ फोरम्स में हम ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं। हमें ये तवक्को थी कि गवर्नमेंट इस दफ़ा इस चैप्टर को क्लोज़ करेगी और जितना भी DLTL है उसकी फिजिकल स्पेस रखेगी और उसको फारिग कर देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये 10-12 अरब दे के DLTL का बाकी फिर ही अगले सालों पे ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप आल्दो कि हमने इसको अप्रिशिएट किया है कि जनरली इट इज़ अ गुड फाइनेंशियल पॉलिसी, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें ये फ्लॉज हैं जिनको दूर किया जा सकता था। अभी भी मौका है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जब बजट के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी देती है उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, तो अभी भी अगर वो मुशावरत कर लें तो कुछ इन चीज़ों को जो कमी रहेगी उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, एक दरामद के ऊपर कुछ 2 पॉइंट कुछ टैक्स विद होल्डिंग टैक्स भी बढ़ाया गया है, उसका इम्पैक्ट भी टेक्सटाइल पे आएगा। कुछ पेपर इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्सेस नए ऐड किए गए हैं। देखिए, जनरली जो एक्सपोर्ट्स हैं ना उन पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा कि पहले हम एक्सपोर्ट्स के तौर पे जो EFS के तहत ख़रीदारी करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो हम टैक्स नहीं देते थे, 18% वेव हो जाता था। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी बेचने वाले की तरफ से, तो शायद गवर्नमेंट ने ये सोचती उसको ख़त्म किया। लेकिन उसको मेरा ख्याल है, मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट ने चंद लोगों को, चंद उन काली भेड़ों को जिनकी वजह से ये सिस्टम ख़राब हो रहा था, उनको पकड़ने की बजाय सारों को एक ही लाठी से हाँक दिया।
तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हम लोकल चीज़ें खरीदते थे और वो 18% हमें नहीं देना पड़ता था, हम एक्सपोर्ट्स करते थे। तो अब हमें वो देना पड़ेगा और फिर हमें लाइन में लगना पड़ेगा और हम 2-4 माह लाइन में, 6 माह लाइन लग के फिर अब उसके बाद हम अपनी रिफ़ंड्स के लिए कहेंगे और फिर रिफ़ंड्स आते हैं नहीं आते वो आपके सामने है। तो ये एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा कि एक्सपोर्ट्स पे मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत इसकी वजह से हिट हो सकती है। बहुत शुक्रिया। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद थे और इंजीनियर बिलाल जमील साहब, उन्होंने कहा कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो ऐसे लिए गए हैं, कुछ ऐसे बजट के अंदर चीज़ें अनाउंस की गई, अगर स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड लिया जाता तो माइनर चीज़ों को ट्विस्ट करके पेश किया जाता और ठीक कर लिया जाता। अभी भी वक्त है इनको ठीक कर लिया जाए तो ज़्यादा मौसर और सूदमंद नताइज सामने आ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कैसर अहमद गुच्छा साहब मौजूद है हमारे साथ, सेंट्रल चेयरमैन है पाकिस्तान यून मर्चेंट एसोसिएशन फैसलाबाद के, पूरे पाकिस्तान की यून मर्चेंट के। गुच्छा साहब बहुत शुक्रिया। आप बजट 2024-25 को कैसे देख रहे हैं? अब डिस्कस कर रहे थे कैसा होना चाहिए, अब तो सामने आ चुका है। 18,500 अरब जो है वो ख़र्चा है और 1250 अरब टैक्स इकट्ठे करने हैं, 9700 अरब सूद देना है, 9200 अरब की कम वेश अभी तक आमदन हुई है। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपसे एक हफ़्ता पहले आपसे कहा था कि ये 2024 का 24-25 का जो बजट जो हमारा अब है, ये बड़ा एक हमारा अहम पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में एक बड़ा एक अहम बजट होने जा रहा है। तो उसमें ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि हमारे मुतालबे थे ट्रेडर्स के, इंडस्ट्री के, एक्सपोर्टर के, कि हमारी जो एनर्जी की प्राइस वो कम होनी चाहिए, बैंक इंटरेस्ट रेट वो कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो गैस की प्राइसेस हैं, मसला ये है कि 2 साल से हमारी जो दिन ब दिन हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे लेबर हमारी बेरोज़गार हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। उसके लिए इस बजट में हमें उम्मीद थी कि इस बजट में हमारी जो है हमारे टैक्सेस कम होंगे, एनर्जी की प्राइस कम होगी। लेकिन बदकिस्मती में से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा बजट खाली एक खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके ख़तरनाक हमें पैगाम भेज दिया है कि जनाब ये टैक्स। देखें मेरी बात सुने, इस वक्त उन्होंने 12,900 अरब के टैक्स टारगेट का रेवेन्यू दिया है। तो वो मुझे बताएं इन्होंने कहाँ से हासिल करना है। 18,778 अरब रुपए का बजट है। पिछले साल का, पिछले माली साल का 9500 अरब का भी पूरा नहीं हुआ, उसमें 100-150 अरब कह रहे हैं कि कमी पेशी रह जाएगी। हाँ जी, और देखें पिछले साल से 40% इंक्रीज़ करके इन्होंने टारगेट दिया है रेवेन्यू का, टैक्स का 38% के वो मुझे बताएं ये टारगेट इन्होंने, नामुमकिन बात है, कहाँ से इंडस्ट्री पहले बंद हो रही है, पावर लूम बंद हो रही है, साइजिंग बंद हो रही है, हमारा जो सिलसिला है हमारे एक्सपोर्ट वो भी आपको पता है उसकी क्या हालात हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हासिल करना बड़ा नामुमकिन है। और जो हमसे इन्होंने वादे किए थे ताजरों से, आप देख लें कि आप कल का बजट देख लें, उससे पहले हुकूमत ने या हमारे वज़ीर ख़जाना ने कोई स्टेक होल्डर, किसी से कोई मशावरत, किसी स्टेक होल्डर से इन्होंने मशवरा नहीं किया। हमसे जो तजावीज़ ली हैं उन तजवीज़ में से एक भी जो है तजवीज़ जो है वो आप बता दें मुझे कि इस बजट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो। सारा बजट जो है उन्होंने IMF के कहने पर जो उन्होंने इनको जो डिक्टेट किया है वो इन्होंने बनाया है। कोई चीज़ हमारे ताजरों के लिए नहीं, उसमें जो है हमारे लिए रिलीफ नहीं है। और आप देख लें कि इस वक्त सेल टैक्स की मद में, इनकम टैक्स की मद में और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, किसी चीज़ में हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री तो पहले ही बंद हो रही थी, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्टर्स को जो ना टैक्स लगाया है, मैं समझता हूँ वो भी जो है वो भी ठीक नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है चलेगी। देखिए आप, इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है 1.50 इन्होंने कम किया। हम तो कह रहे थे ये 20% पे 18 पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो ये 1.5 से क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि इन्फ्लेशन कम हुई है, उसके साथ अगर इन्फ्लेशन कम हुई है तो इसका भी कम से कम 5% 6% जो है इसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमारा जो बजट है हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। आपके कहने के मुताबिक कि आने वाले दिनों में दोबारा कोई मिनी बजट आता देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है जब बजट आता है उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ रखी जाती हैं, जब खदोखाल नहीं पूरे हो रहे होते, जब टारगेट चीज़ नहीं हो रहे होते, फिर 3 माह बाद को नए टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। 15 दिन बाद अब जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में 20 रुपये 20 तक लेवी लगाई 20 रुपये की, वो एडजस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं आवाम पे बोझ जो है आपको बढ़ता नज़र आ रहा है, कम होता नज़र आ रहा है। पॉइंट ऑफ सेल पे भी टैक्स बढ़ाया गया है।
तो सबको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ना बिजली में रिलीफ मिला है, ना गैस में कोई सब्सिडी मिली है। देखें डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की आपने। एक तो बिल्कुल इन्होंने 20% जो इन्होंने 20 रुपये जो लेवी का इन्होंने वो भी लगा दी है। उसके बाद इन्होंने देखें हमारे बजट का 50% तो हमारी सूद की अदायगी में जाता है और हमारे जो कर्जे जो हैं उनको वापसी करने में जाता है। तो मुझे बताएं, ये इन्होंने जो टारगेट दिया है टैक्स वसूल करने का, तो वो ये कहाँ से टैक्स वसूल करेंगे? हमारा यहाँ पे इन्होंने सेल टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया और जो हमारे टेक्सटाइल के मुतल्लिक़ चीज़ें उनमें हर चीज़ उन्होंने बढ़ा दी है। बाकी इन्होंने जो एक काम जो किया है कि इन्होंने जो लेबर का जो इन्होंने 32,000 से जो 37,000 सैलरी की है, चलें वो तो एक लेबर के लिए अच्छा काम है, लेकिन उसका भी ऑटोमेटिकली उसका असर जो है वो मेल वाले टेक्सटाइल पे पड़ेगा, इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो वो इंडस्ट्री तो पहले सर्वाइव नहीं कर रही और आगे जो ये इन्होंने टैक्स डाल दिए हैं और बाकी सिलसिले जो किए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये हालात हुकूमत पे कंट्रोल होंगे। अभी दुआ करें कि आगे मिनी बजट ना आए, तो अगर अभी आगे मिनी बजट आएंगे तो मेरा ख्याल और हालात फिर ख़राब हो जाएंगे। हालात पहले बड़े ख़राब हैं, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। तो हम तो हुकूमत से ये दोबारा ये गुजारिश कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए, एक्सपोर्ट को रिलीफ देने के लिए, लोकल मार्केट को बेहतर करने के लिए कोई टैक्स में रिलीफ दिया जाए, कोई मिनी बजट में और आवाम को रिलीफ दिया जाए। आपको लग रहा है कि सरकारी खजानों के मुंह सरकारी अफसरान पे खोले गए हैं? 25% तक सरकारी अफसरान की सैलरी बढ़ाई, पेंशन में 22% इजाफा कर दिया गया, गरीब 37,000 में गुजारा कर पाएगा। और फिर दूसरी तरफ आपकी बात सही होगी कि इंडस्ट्रियलिस्टों पर वजन पड़ेगा। EFS स्कीम एक खोली थी कि 18% सेल टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो दोबारा लागू कर दिया गया 18%, यानी कि अब EFS रजिस्टर्ड से भी आप धागा लेंगे स्पिनिंग वाले से तो आपको 18% देना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि सेल टैक्स के मसाइल जो कम थे अब और बढ़ जाएंगे। और बढ़ गए। देखें जी, वो बात ने बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ग्रेड A से लेकर जो 16 तक या 25 तक जो 22 तक जो भी सूरत हाल है, इसमें इन्होंने उनकी तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं, मुझे वो बताएं वो किस बेस पे बढ़ाई हैं। हमारी अदारों की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, हमारे अदारे बड़े अच्छे कारोबार, हमारे अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 16 ग्रेड तक मैं जायज़ है और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी अच्छी सूरत हाल है। तो ये तो बनता है, फिर तो बनानी पड़ती है। आप देखें मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, क्राइम बढ़ गया, अदारों में कोई सुनवाई नहीं है। तो इस हालात में ये जो इन्होंने ग्रेड 1 से और 22 तक जो ये तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मेरे ख्याल में ये नहीं बढ़ानी चाहिए थे। उसकी जगह पे ये अवाम को रिलीफ देते। हमारी गरीब आवाम से 2 वक्त रोटी को तरस रही है, खाने को नहीं मिल रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे हमारे जो आला तलीम हासिल करके वो MBA करके MBBS करके डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। तो उनको हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए वो नौकरी का बंदोबस्त करे। बाहर जो हमारे दूसरे मुल्कों में वहाँ पे उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई बेहतर काम करें। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ भी, मैं समझता हूँ ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये तो ताजरों के लिए एक समझ लें एक नुकसान का बायस है। ये नुकसान का बायस है ताजरों के लिए, अवाम दोस्त बजट नहीं है। अवाम और ख़ास तौर पर ताजर और सनतकार इससे खुश नज़र नहीं आ रहे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नायब सदर असलम भली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भली साहब, क्या कहेंगे बजट 2024-25 कैसे बजट देखते हैं? कितने टैक्सेस आपके लगता है कि आम ताजर के ऊपर, क्योंकि आप ताजरों के नुमाइंदे हैं, कितना वजन ताजर के ऊपर पड़ेगा? क्या हालात वाक़यात आप भांप रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। मायूस कुन बजट था जी, और अच्छा बजट नहीं इसको हम कह सकते, ख़ासकर इंडस्ट्री के लिए। और जो इन्होंने स्लैब बढ़ाए हैं इनकम टैक्स के, उसके हवाले से अगर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी सारी की सारी कौम। और ऊपर से ये है कि 7,000 ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने सेल टैक्स जो है वो लगाया है, और उसकी जो अभी तक डिटेल नहीं आई है, अगर तफसील आ जाएंगी तो उसमें हो सकता है ज़राई जनास भी शामिल हो। और अगर उसके ऊपर लग गया तो फिर पहले ही जो आम आदमी है जो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, इंडस्ट्री हमारी चल नहीं रही, बेरोज़गारी का दौरा है, रिलीफ नाम की चीज़ है कोई नहीं। और इस बजट में भी वो ऐसा कोई सिनेरियो हमें नज़र नहीं आया। हाँ, ये तोक़ुआत जो थी इंडस्ट्रियलिस्ट ने की हुई कि 18% बिजली से शायद 9% हो जाए, 12% हो जाए, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। या आपने देखा है कि हर तबके ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, एसोसिएशंस ने भी, चेम्बर्स ने भी, सब ने इस बजट के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और अगर ये अच्छा होता बजट तो लाजमी बात है हर बंदा कुछ ना कुछ कहता। अब हुआ ये है कि ये कह रहे हैं कि ताजर दोस्त स्कीम जो है
वो बड़ी कामयाबी से चल रही है। 30 लाख का इनका टारगेट था और बंदा 30,000 अभी तक इनके पास है जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। वो जीरो एक काम है, वो 1% जीरो खुद लगा लेंगे ना। 1% के साथ अगर ताजर दोस्त स्कीम जो है वो कामयाब है तो ऐसी कामयाबियां मैंने तो कहीं नहीं देखी। ऐसे भली साहब 3,000 अरब का जो लॉस है वो भी तो यही कामयाबी है ना कि हर साल पिछले गुज़श्ता माली साल के ताहाल अभी तक जो एस्टिमेशन है 3,000 अरब लीकेज है सेल टैक्स मद जी, उसको रोकने की कोई बात नहीं नहीं है। होगी। और ऊपर से जो गैर फाल महकमे हैं जिनमें से एक पिछले 2-3 महीने पहले PWD को इन्होंने बंद करने का किया है, क्यों नहीं बाकी बंद किए गए जो अरबों रुपया मेरी कौम का बर्बाद कर रहे हैं और उनका कोई काम नहीं है। एक एक काम के ऊपर 4-4 महकमे हैं और क्यों इन्होंने अपने प्रोटोकॉल पे कट नहीं लगाया? कोई एक जगह बता दें 55 गाड़ियों का जो एक कॉन्वाय निकलता है, क्यों निकलता है तनख्वाहें भाई? बढ़ा रही हैं लेकिन तनख्वाहें 16 ग्रेड तक तो मानने में आता है, लेकिन उससे ऊपर तो फिर हमारे लिए ऐसे है कि शायद वो ज़्यादा काम करते हैं, आवाम कम काम कर रही है। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, तनख्वाहें बढ़ा दी और 6 लाख रुपए इनकम टैक्स की जो छूट थी मेरे ताजर के लिए वो वही रखी है। हाँ जी, वो वहीं रखी है, उसको 12 लाख नहीं किया। इसका मतलब है मैं 50,000 महीने का ही मुलाजम रह गया ना। अगर कोई जो मुलाजम है उसकी 25% तनख्वाह बढ़ी है तो मेरी तो नहीं बढ़ी, मेरे ताजर की तो नहीं बढ़ी। जो इनकम टैक्स पेड है उसकी तो कोई तरक्की नहीं हुई और ना ही इन्होंने अपने किसी प्रोटोकॉल पे कट लगाया, ना कोई महकमा बंद किया, ना अखराजात में कमी का कोई मुजदा सुनाया हमें। ये सारे का सारा जो है ना अल्फाज का गोरख धंधा हमें तो नजर आता है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब मौजूद है हमारे साथ, SVP फैसल पैमाने सनत तिजारत। भली साहब बहुत शुक्रिया आपका निशस्त ने अपनी। डॉक्टर साहब, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी आप वाबस्ता हैं, उधर भी आपको कुछ अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिली हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है, बाकी आप खुद माइक पे बता दें। बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है जो बजट की, इसमें ना तो चूँकि फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है जो कि पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट को डील करता है, 40% लेबर को रोज़गार फराहम करता है। ये सूरत हाल इतनी उसके लिए अलमनाक है कि हमारी सबसे बड़ा चीज़ ये है, हुकूमत ने बहुत सा दिलासा दिया हुआ था टेक्सटाइल को कि हम जो है इसका रेट्स जो हैं उसको 9 सेंट नहीं तो 12 सेंट तक उम्मीद थी लोगों को ले आएंगे, लेकिन अभी जो उसमें कुछ भी नहीं इन्होंने तब्दीली लाई, वो 18 सेंट उधर की उधर है। जब इथोपिया जैसा मुल्क 3 सेंट पे बिजली दे सकता है, वियतनाम 6 सेंट पे दे सकता है, इंडिया 6 सेंट पे दे सकता है, बांग्लादेश 8 सेंट पे दे सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारा पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो 3 फैक्टर हैं किसी मुल्क के रेवेन्यू जनरेशन के, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट आपकी जो है, लोग इतने मायूस हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इससे लोगों में इतने दिल बर्दाश्त हो रहे हैं और लोग यहाँ से, आप रेशो देखें लोगों की शिफ्टिंग कितनी हो रही है पाकिस्तान से बाहर, और सरमायादार की शिफ्टिंग जो रोज़गार की तलाश में जाता है उसकी तो समझ में आती है, लेकिन जो सरमायादार की शिफ्टिंग होती है तो उससे सारा इकानमी को नुकसान बहुत पहुँचता है और ये इनको रोकना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि ये लोग इधर रहें। उसके बाद जो फाइनल टैक्स रजीम था FTR, उसको NTR में तब्दील कर दिया। वो भी उनका मुतालबा बहुत बड़ा था टेक्सटाइल का कि ये ना करें एक्सपोर्टर के लिए। तो ये इस तरह की, इसके साथ बिजली और अब जो पेट्रोल है उस पर लेवी भी बढ़ा दी है, 20 रुपये लगा दिए, गैस पे भी इन्होंने उसके रेट्स भी बढ़ जाने हैं ये, और जो सेल टैक्स लग गया इतनी चीज़ों पे, इन्होंने यूनिफॉर्मिटी नहीं की। जो असल बात है, यूनिफॉर्मिटी एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं उन पे क्यों मुबर्रा हैं, बड़ा लेविश उनका। आप एक हद मुकर्रर कहते हैं, ये 50 एकड़ कहते ऊपर लगा हैं, दें। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हमें हर बंदे का लाइफस्टाइल पता है। तो जो बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर हैं उनके लाइफस्टाइल किसी को नहीं पता कि क्या लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनको आपने मुबर्रा कर दिया कि वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। आपने जो नॉन फाइलर है उसका वजूद ये टैक्स बढ़ा के नहीं, उसका नॉन फाइलर के ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी फाइलर, ये होना चाहिए था। ये टर्म उससे ज़्यादा बेहतर है कि हमने रेट्स बढ़ा दिए हैं। जो हमने रियल स्टेट पे टैक्स लगाए हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए था कि एक आम आदमी जो अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जमा करता है एक मकान बनाने के लिए, तो वो कैसे अपने उसको मुबर्रा करना चाहिए था
कम से कम वो बंदा अपने घर अपने लिए एक छत बना सके, वो भी उसके लिए बनानी नामुमकिन हो गई है। इसी तरह हमारे जो पोल्ट्री में देख लें, पोल्ट्री में इन्होंने जो कि 7 मिलियन पर हाउस, एक गरीब फार्मर जो था उसको नुकसान हो रहा है। एक चीज़ इंडस्ट्री पहले नुकसान में है उस पर 10% सेल टैक्स लगा दिया है। हुकूमत कौन सा काम ऐसा है जिसमें लोगों के फ़ायदे के लिए करती है? जब रेट्स बढ़ते हैं तो हुकूमती नुमाइंदे डीसी तमाम मशीनरी हरकत में आ जाती है। जब अब कम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, अब भी हरकत में आए ना कि आपका लॉस हो रहा है, हमारा दिल कर रहा है आपका मुंह चूम लें। तो ये हुकूमत ने एग्रीकल्चर में कहा जी 6.2 जो है % ग्रोथ हुई है। इसमें हुकूमत का क्या किरदार है? हुकूमत के किरदार है बहुत और शुक्रिया। ये जो एग्रीकल्चर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एट द कास्ट ऑफ लॉसेस टू ए एग्रीकल्चर फार्मर, हमने उसके खून से कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ की है, वो रो रहा है पिछले 1 साल से। ये चीज़ें गलत है। ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत ने अपने अखराजात जो हैं वो कम वो नहीं कोई किसी भी मद में कम नहीं किए, और वो बहुत चीज़ें मुबहम रखी हैं जो फ़ायदे में हैं। बड़ा लॉलीपॉप का एक दे दिया लोगों का, बैठे चूसते रहे। बड़े चूसते रहे। हमारे साथ राना इकराम साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की जब तजारत की बात करें तो उनसे मुंसलिक के साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। राना साहब, डॉक्टर साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत की है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने अखराजात कम करेंगे, लेकिन टैक्सेस लगा दिए गए हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ अभी होने हैं, यहाँ वो जो पंजाबी के अंदर सोटा सेते मारता कि ये तुसी हुन भुगतना, लेकिन उधर अभी वो कह रहे हैं कुशन है कि हम सोचेंगे, क्योंकि शायद वो जो 22%, 25%, 20% तनख्वाह बढ़ी है ये कम होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हैं, तेल भी ज़्यादा लगता है। तो अवाम आदमी तो गरीब है, उनका क्या है इस पाकिस्तान में रहने का? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जी इन्हें अपने खराजात पे कट लगाना चाहिए था, ताकि आवाम को, लोगों को ये एहसास होता है कि इन्होंने अपने अखराजात कम कर लिए हैं, अब हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम चेक कर रहे थे कि वो कौन सी चीज़ ऐसी बाकी रह गई है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया इन्होंने। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, इन्होंने सब पे टैक्स लगा दिया है। तो अभी जब डिटेल आएगी तो फिर पता चलेगा कितना लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है ना, ये अवाम के साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। लोगों ने बड़े उम्मीदें लगाई हुई थी कि नई हुकूमत आएगी, लोगों को रिलीफ देगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें जो है दरी की दरी रह गई हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस बजट पे ना ताजरों से कोई मशावरत की गई है, ना डिस्ट्रिक्ट से मशावरत की गई है, और ना ही किसी चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया गया है। अगर किसी एसोसिएशन से या किसी चैम्बर से या ताजरों से कोई इन्होंने प्रपोज़ल किसी से ली भी होगी तो वो भी रद्दी की टोकरी में इन्होंने फेंक दी है। हमें तो यूँ महसूस होता है कि इन्होंने सिर्फ बजट बनाया नहीं है, सिर्फ पढ़ने की तकलीफ़ की है, जो इनको मिला वो पढ़ दिया। लेकिन अब पढ़ने के बाद शायद इनको भी एहसास हो कि हमने इस आवाम के साथ क्या सलूक किया है, जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। हर महीने बिजली का बिल, यकीन कीजिए आप ऑन ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं कि लोग अपने बच्चियों की बालियाँ बेचकर, अपने गरीब आदमी एक मरले के घर वाला साइकिल बेचकर और अपने घर की अशिया बेचकर अपने बिजली का बिल अदा कर रहा है। और गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें जिस रेशो से ये बढ़ाते हैं उस रेशो से ये कम नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर ये फ्लॉप हो गया इनका ये जो बजट था। इनको चाहिए कि अपने अखराजात को कट लगाएं, आवाम को सहूलत दें, आवाम को रिलीफ दें। जब तक ये कारोबार नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? बहुत शुक्रिया। राना इकराम साहब मौजूद थे। ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ख़ासतौर पे कारोबारी अफराद में से लोगों को लिया, तो हर फ़र्द वाहिद का ये कहना था कि चीज़ें ज़्यादा मुबहम, ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा पेचीदा कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में इनको अगर आसान कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मिनी बजट तो आम सी बात है, लेकिन लगता ये है कि मिनी बजट भी कुछ ज़्यादा भारी साबित होगा और आवाम पर वज़न बढ़ाया जा रहा है, ना कि ख़ुद अपने अखराजात के ऊपर कुछ कमी पेशी लाई जा रही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।